नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता की। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार की खनन नीति, हल्द्वानी में संस्थान में यौन उत्पीड़न और गंगा जल को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सबसे पहले हल्द्वानी के दृष्टि बाधित संस्थान का मामला उठाते हुए कहा कि हल्द्वानी में छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपियों को लेकर सरकार आखिर मौन क्यों है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार के खनन नीति पर भी सवाल उठाए। साथ ही गंगा जल पर 18% की जीएसटी लगाने पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने आगे कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की महिलाएं हल्द्वानी यौन उत्पीड़न मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला और बाल विकास मंत्री एक महिला होने के बावजूद इस पूरे मामले पर शांत हैं। देखिए, देश और प्रदेश के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इशू थे जिनको आप सबके सामने उजागर करना बहुत ही जरूरी था। पहला मामला है हल्द्वानी के श्याम धनिक का, जो कि एक दृष्टिबाधित संस्था के संस्थापक हैं। 113 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है। देखिए, देश और प्रदेश के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इशू थे जिनको आप सबके सामने उजागर करना बहुत ही जरूरी था। पहला मामला है हल्द्वानी के श्याम धनिक का। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब विधायकों के आवास आवंटन की, जिसमें लापरवाही मिली थी। अब इस मामले में मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो देहरादून में एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किए, तो वहीं कई विधायकों को दो आवास आवंटित हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दे दिए गए हैं। इस मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मामला बताया और कहा है कि इस विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। बता दें कि प्रदेश के सभी 70 विधायकों के लिए एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कमरे भी हैं जो आगंतुकों को, विधायकों के नज़दीकी लोगों को ज़रूरत के अनुसार रहने की परमिशन दी जाती है। साथ ही जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, उन्हें अलग से आवास मुहैया कराया जाता है। इसके बावजूद कई मंत्रियों के पास एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास आवंटित हैं और कई पूर्व विधायकों ने तो अब तक आवास खाली ही नहीं किए हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसे विधानसभा की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा है कि विधानसभा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में कोई कार्रवाई अब तक दिखती नजर नहीं आ रही। देखिए, ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं हरिद्वार की, जहां डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि पुलिस अफसरों को साहबियत छोड़कर जनता की सेवक के रूप में काम करना चाहिए। पुलिस अफसरों का एटीट्यूड जनसेवक का होना चाहिए। साथ ही कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनवाने वाले अधिकारियों पर भी टिप्पणी करते हुए डीजीपी ने कहा कि सिर्फ शोबाजी के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से हरिद्वार के प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वो पहुंचे, जहां बढ़ते साइबर क्राइम और उनके संसाधनों को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस कई तरह से कदम उठा रही है। साइबर वॉरियर्स की भी उनमें मदद ली जा रही है। इसके अलावा लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को साइबर अपराधों के लिए जागरूक रहना और आगे के लोगों को जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरत है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है और
हमें जो है जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए, जनता के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग होना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां एमडीडीए के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल मसूरी कार्यालय में इकट्ठा होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी, साथ ही अपराधियों पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे अगर पूरी ना हुए तो उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी गरीब लोगों को निशाना बनाकर उनकी तरफ से बनाए गए घरों को अवैध बताते हुए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। बड़े भूमाफिया और रसूखदारों की तरफ से कराए जा रहे निर्माण पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर उनके नक्शे पर पास करा दिए जाते हैं। इसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। मसूरी में गरीब आदमी अपना एक कमरा नहीं बना पा रहा, जबकि बड़े रसूखदार लोग अपने बड़े बड़े निर्माण करा रहे हैं। डीडीए के द्वारा पीड़ित है। भारद्वाज जी के द्वारा जो एईए मसूरी में इस बंदे ने इतने सारे गरीब लोगों के चालान किए हैं कि लोग त्राहिमाम हो रखे हैं। मतलब सरकार ने ये एमडीडीए यहाँ इसलिए भेजा है कि आप लोगों ने यहाँ के गरीब जनता जिनके पास घर मकान है उनको घर बनाने की एक व्यवस्था आपने प्रोवाइड करवानी थी, जैसे देहरादून में। लेकिन इन्होंने उल्टा काम करा है। 1984 से मसूरी में एमडीडीए आया और आज 2023 चल रहा, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं। एमडीडीए के पास कोई बायोलॉजी नहीं, तो ये एमडीडीए यहाँ लाया क्यों? किस लिए? आपने ना कोई यहाँ का कोई मानक बनाया, ना यहाँ आपका कोई नियम चल रहा है। आपके अपने खुद के नियम है, देहरादून के नियम है, यहाँ टाउन प्लान है नहीं। और देहरादून के तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बैठक की गई। तो हरिद्वार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से विकास भवन सभागार में 11 विधानसभाओं के संबंधित अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और बाकी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब शामिल हुए। इस दौरान राज्य मंत्री ने जिले के अधिकारियों से विकास संबंधित उनके की तरफ से किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। साथ ही राज्य मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए और कहा है कि जो अधिकारी इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस जारी किए जाएं और उनके बैठक में ना आने के लिए स्पष्टीकरण का मांगा जाए। स्पष्टीकरण में संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे राज्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों को विभाग में भारत सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ऐसे अधिकारी को विभाग में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। बता दें कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री की तरफ से 1 हफ्ते के अंदर विकास की ब्यौरा रिपोर्ट भी मांगी गई है और कई अहम दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। संबंधित योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजना है या उत्तराखंड सरकार की योजना है। उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही हैं और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या उन लाभार्थियों की कितनी % प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है, और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं और जो काम रुके हैं उन्हें जल्दी शुरू कराया जाएगा। उन पर सरकार से बात करके गति दी जाएगी और विकास के कामों के साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं की तेजी से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां ऋषिकेश में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है और दबंगों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद एसएसपी ने इस दौरान जांच के आदेश दिए। तो देहरादून त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ के बीच पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए कार सवार 4 पर्यटकों ने ऋषिकेश के चंद्रभाला पुल के तिराहे पर सरेआम हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद पर्यटक कार को लेकर मौके से फरार हो गए।
बता दें कि फायरिंग वाली जगह के तिराहे पर हर वक्त ट्रैफिक और पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। बावजूद फायरिंग के बाद पर्यटक कार के साथ भागने में कामयाब रहे। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते गोली चलाई गई थी, जिसमें सिर्फ गोली ही नहीं चली बल्कि हॉकी से भी पर्यटक मारपीट करते नजर आए, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहीं फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में कोतवाली के फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले ही कार सवार पर्यटक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने पुलिसकर्मियों को जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए गए। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस और तेजी से हरकत में आई और आरोपियों को बाद में देर रात गिरफ्तार किया गया। विकासनगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दिनांक 19 तारीख को, और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसकी उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। अगले दिन इसकी शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। चूँकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो उसमें एक संदिग्ध नाम। बुलेटिन में बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षा विभाग की, जो कि उत्तराखंड में त्योहारों के सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। तो देहरादून में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहारों के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि उच्च गुणवत्ता को परखा जाए और खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। साथ ही पीसी जोशी ने कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयाँ, मावा, दूध, दही, पनीर जैसे में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि सेंट जॉर्ज कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। उन्होंने आगे कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी और लोगों से प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भी आह्वान किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में, तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली, और हमारी भी है कि बच्चों को हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आउटडोर का ऑप्शन देना बहुत आवश्यक है, और यही मेरा मैसेज भी है सभी यंगस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात है, हम आज आईटी एज में हैं, डिजिटल एज में हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े रहें और खेलों से जुड़े रहें। जैसे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें एक तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और इसमें सभी तरह की कार्रवाई हो रही है। प्रवर्तन जो होना है वो तो हो ही रहा है। ये जो अभिशाप है नशे का, इससे हम सभी लोग मुक्त होंगे। St. George's celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting.
बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां आरटीओ की तरफ से कमर्शियल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देहरादून में बहुत ही ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो नंबर प्लेट लगाने के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ आरटीओ की ओर से कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, जिसे लेकर देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने जानकारी दी और कहा है कि जो भी कमर्शियल वाहन हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं या फिर उनको सरकारी विभागों में चलाया जा रहा है, सभी जगह नियमों के अनुसार उन्हें पीली प्लेट लगानी जरूरी है। अगर कोई वाहन स्वामी इसकी अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। बता दें कि आरटीओ देहरादून ने साफ किया है कि गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा है ये कोई मायने नहीं रखता, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। दरअसल देहरादून क्षेत्र में तमाम ऐसे कमर्शियल वाहन चल रहे हैं जिनमें पीले नंबर प्लेट की जगह सफेद नंबर प्लेट लगाए गए हैं, क्योंकि इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया गया है और वहां उनका उपयोग अधिकारी करते हैं। लेकिन अब आरटीओ ने जरूरी दिशा निर्देश सभी को दे दिए हैं और कहा है कि सभी कमर्शियल वाहनों पर नंबर प्लेट के मानकों की अनदेखी करना अब भारी पड़ेगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अधिकारी की गाड़ी ही क्यों ना हो। देखिए, हमारे माध्यम से विभागों को, विभागाध्यक्षों को और राज्य संपत्ति विभाग को बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं कि कृपया वो ये अपनी स्तर से सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी जो उनके द्वारा हायर करी गई हो और उसका उपयोग अगर वाइट प्लेट में किया जाता है तो उसको उसके विरुद्ध क्या कहते हैं हमारे को सूचना दें, हम उसका चालान करेंगे और अपने स्तर से भी वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी वाइट प्लेट में गाड़ी। आखिरी में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो देहरादून की विकासनगर पुलिस ने 19 अक्टूबर को यमुना नदी में मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया और 24 के घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को हिमाचल भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 19 अक्टूबर को विकासनगर के चौकी डाक पत्थर क्षेत्र के अंतर्गत जलालिया पीर के पास यमुना नदी में युवक का शव बरामद किया गया था, जिसके शरीर पर चोट और खरोचों के निशान थे। पूछताछ में आरोपी परत सिंह ने बताया है कि मृतक अरुण की पत्नी रमिता के कहने पर ही उसने अरुण की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये विकासनगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दिनांक 19 तारीख को, और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसकी उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। अगले दिन इसकी शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। चूँकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो उसमें एक संदिग्ध नाम, इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था, और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उससे उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।